नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई दिन की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हर हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। अगला 1 घंटा पावर पैक रहने वाला है और मेरे साथ मेरा साथ देने वाली है संध्या। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा के माध्यम से आज हम आपको दिखाने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत की झलक, साथ ही साथ आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे, खेल जगत में भी आपको लेकर के चलेंगे और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही साथ तकनीक की दुनिया से भी आपको जोड़ेंगे। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का आज झारखंड बंद, लेकिन आवश्यक सेवाओं में कोई रुकावट नहीं। जेपीएससी, जेएसएससी समेत भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग। छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की चुनौती। गृह मंत्री देंगे जवाब, लेकिन राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को सुननी होगी बात। ईरान के साथ युद्ध में अब अमेरिका ने भी मांगा मुआवजा। ट्रंप ने कहा, भविष्य की हर बातचीत में मुआवजा का मुद्दा बनेगा जरूरी विषय। कोलंबिया में भूकंप से तबाही के बाद आपातकाल की घोषणा। अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर सीधे किया क्वालिफायर, लेकिन वेस्टइंडीज को लगा झटका। लगातार तीसरी बार खेलना पड़ेगा क्वालिफायर। और सावन की शिवरात्रि पर आज शिवालयों में विशेष पूजा आराधना, स्नान के लिए पवित्र नदियों में उमड़े श्रद्धालु, कांवड़ियों का भी बढ़ा उत्साह। आइए अब एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं। और सबसे पहली खबर जो आ रही है वो रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है, जिसका आज 18वां दिन है। इन बच्चों ने कल पुलिस की लाठियां खाई हैं, खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ी है और बच्चे आज फिर एक नई उम्मीद के साथ जागे हैं। इनके हौसलों में कहीं से कोई कमी दिखाई नहीं देती। नए सूरज के साथ आज फिर इनके लिए एक नया सवेरा है। इनके दिलों में पक्का इरादा है कि जो माफिया इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें एक दिन सजा जरूर मिलेगी, देर से ही सही, लेकिन झारखंड की सरकार सुनेगी जरूर। लेकिन वो दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। सोए रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा और भी संख्या में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दे कि कुछ साथियों ने कहा कि हो सकता है आपको उठा के जेल ले जाया जाए, तो जेल में भी भूख हड़ताल जारी रहेगा। नौजवानों में एक चीज़ आ गई है कि अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे जिलों में, सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं हम लोग। आखिरकार किस तरह से झारखंड पुलिस की लाठियां निर्दोष बच्चों पर पड़ी, उसके घाव शरीर पर निशान छोड़ गए हैं। आइए आपको उन छात्रों की जुबानी ही पूरी कहानी दिखाते और सुनाते भी हैं। पुलिस आई और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी कहा सुने के सीधे लाठी चार्ज करना चालू कर दिया। मैंने उन्हें ऐसे पकड़ा, इस तरीके से, इधर इस तरीके से पकड़ा। ये लाठी मुझे पड़ी पीछे, ये पीछे, यहाँ मुझे लाठी पड़ी, सामने इनके छाती में पड़ी। भाई हाथ दिखाओ, ये इसके हाथ में पड़ी। ऐसे कम से कम 100 लड़के हैं जिन पे वहां लाठियां चली हैं विधानसभा के सामने।
झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के बीच देर रात पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद छात्रों में काफी रोष भी देखने को मिला। छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए, क्या कह रहे हैं ये छात्र। पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं, मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था, आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम जेपीसीएस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। ये सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का हो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसके बाद पैर पे यहाँ पे चोट लगा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हाथ में दर्द है मेरा। और यहाँ पे हम लोग खेत में दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी और अंधेरे का पूरा फायदा उठाया गया। वहाँ पे लाइट नहीं था, मीडिया कर्मी नहीं थे, जिसका पूरा फायदा उठाएगा और पूरा घेर के मारा गया, जिसे हम लोग कोई आतंकवादी है, हम लोग कोई उपद्रवी है, हम लोग कोई नक्सली है, इस तरह से मारा गया। ये बिल्कुल निंदनीय है और तानाशाही सरकार की ये पहचान है। हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम आराम से एकदम सामने की ओर बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो उनको पता था कि कुछ समय के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही लोग वहाँ से कम हुए, स्टूडेंट थोड़े कम हुए, वहाँ पे फोर्स बढ़ गई, वहाँ पे लगभग 500-600 स्टूडेंट हो गए और फोर्स लगभग 2000। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े। ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया, अचानक से वो आए और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। पैंट खोल नहीं सकते सर, दिखाते ना कितना मारा सर, इतना मारा गया ना कि कोई बैठ नहीं सकता सर, बैठ नहीं सकता, इतना मारा गया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव के लिए गए हुए थे। हमें वहाँ पे एसपी साहब आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप लोग ठीक है, शांति से बैठिए। हम लोग बातें ही कर रहे थे, उसके बाद एसपी साहब चले जाते हैं और पूरी पुलिस की दल बल आती है और रात के अंधेरे होने के बाद वे लोग अचानक तेजी से हमला कर देते हैं। लोगों को भागने का भी मौका नहीं देते, गालियां देकर 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा करके। आप वहां पे देख सकते हैं कि गड्ढे हैं, वहां पे पूरा कीचड़, अभी बरसात का समय है, लोग भाग नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाठी से मारा गया है। ये जलियांवाला बाग जैसा कारण हुआ है, बस वहां पे गोली चली थी, यहाँ पे लाठियां और गालियां चली है। तो आपने ये छात्रों की पीड़ा सुनी और ये छात्र खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से कल जब वे विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो कैसे पुलिस ने उन पर बर्बरता करी और लाठीचार्ज किया, जिसमें कई जो छात्र हैं वो घायल हो गए हैं। कल विधानसभा के बाहर दिन भर विरोध प्रदर्शन करने के बाद स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी भूख हड़ताल का आज 10वां दिन है। महतो ने साफ कर दिया है कि सरकार कितनी बार भी लाठीचार्ज करे, कितने आंसू गैस के गोले चलाए, ये लाठी गोली बंदूकों से सरकार नहीं चलती है, सरकार जनता को संतुष्ट रखकर ही चलती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पूरी लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगे। चलाएं, ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है, सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमरा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। यह स्थिति है, यह विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन आज 18वें दिन पहुंच चुका है और ऐसे में ये जो छात्र आंदोलन है, अब यहां सियासी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है, क्योंकि कल रांची विधानसभा के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग ने बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार छात्रों की मांग पूरी करे और ऐसे में आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी का सुबह 8 से रात 11 बजे तक प्रदर्शन रहेगा और आवश्यक सेवाओं में कोई रुकावट नहीं रहेगी।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती की सीबीआई जांच की मांग लगातार जारी है। छात्रों की तरफ से भी ये मांग की जा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और बीजेपी का आज झारखंड बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो पूरा प्रदर्शन कल हुआ है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये बात भी निकल करके सामने आई और ये भी कहा गया कि छात्रों के हाथों में तिरंगे थे और गुलाब के फूल वो थामे हुए थे। बावजूद उसके पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन से उन्हें तितर बितर करने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोले हुए है। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक तरफ झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ लगातार बीजेपी घेराव करने की कोशिश कर रही है हेमंत सोरेन सरकार को और आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि चूंकि झारखंड में चाहे जेसीसी हो या जेपीएससी, दोनों ही संस्थान में जितनी भी जो नौकरी की जो एग्जाम लिए, वैकेंसी जो निकाले गए, दोनों ही संस्थान ने इन 6 वर्षों में नौकरियों को बेचने का काम किया और बच्चे उसके लिए संघर्ष करते रहे। और लगातार हर रोज दिवाकर हमारे संवाददाता रांची से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, फिर चाहे वो जयपाल मुंडा स्टेडियम हो या फिर विधानसभा घेराव के समय। कल दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। दिवाकर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आज 18वां दिन पहुंच चुका है छात्र आंदोलन का और इधर बीजेपी ने भी कमर कस ली है और बीजेपी ये कह रही है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए और आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। किस तरीके से इस बंद का असर आज पूरे रांची झारखंड पर दिखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस बंद का असर दिखेगा और लेकिन पहले मैं तस्वीर आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा देता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फिर से बच्चे उसी तरीके से लौट कर आ गए हैं और अपने जो उनका प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियां भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर बैठी हुई है और ये पिछले 18 दिनों से कोई घर नहीं गया है अपने, सब इसी तरीके से इस मंच पर यहाँ पर बैठे हुए और लगातार जो सरकार के खिलाफ आवाज है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार संज्ञान ले और इनकी मांगों को पूरी करे। तो ये लगातार ये तस्वीरें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से और लगातार इस पर कार्रवाई जो है वो छात्रों की तरफ से एकदम शांतिपूर्ण मार्च। देखिए, छात्र जो कल क्योंकि देर रात तक सब लोगों ने प्रदर्शन किया है तो अभी बहुत सारे छात्र यहाँ पर आपको सोए हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके हौसले कभी कम नहीं हुए और ये लगातार। दूसरी चीज जो अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया है और उसका असर, मैं जब अभी घर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच रहा था तो रास्ते में दिखा कि झारखंड की जो सड़कों पर आज कर्फ्यू जैसा आलम लगातार नजर आ रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी रांची में सिर्फ 3000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तो लगातार ये है कि इस प्रदर्शन को जो है कह सकते हैं रोकने की प्रयास लगातार हो रहे थे और कल आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों ने जो शांतिपूर्ण मार्च निकाला था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, गांधीगिरी का सहारा लिया था, बापू के आदर्शों पर चलने की वो बात कर रहे थे, वंदे मातरम गीत गा रहे थे, तो तमाम इस तरह की चीजें का लगातार देखने को मिली। दिवाकर, इस तरह की तस्वीरें तो जरूर निकल करके सामने आई जहां हमने देखा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, विधानसभा की ओर आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन बदले में उन पर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और छात्रों ने जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि हम किसी तरह के कोई उपद्रवी तो नहीं है, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है और ये तो नियमों के भी खिलाफ है ना। अगर आपको लाठीचार्ज करना भी है या भीड़ को तितर बितर करना भी है तो कमर के नीचे के हिस्से पर आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज बच्चों पर किया गया है ये तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अभी तो कई और भी आरोप निकल कर आ रहे हैं कि शाम में जब ये विधानसभा के पास सारे विद्यार्थी पहुंच गए थे प्रोटेस्ट करते करते, इन तक एकदम शांतिपूर्ण था, उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर बिजली काट दी गई और अंधेरे में इस छात्रों की पिटाई हुई है। ये एक क्रूरता, ये जांच का विषय है कि आखिर ये किसके निर्देश पर और किसके आदेश से ये चीजें हुई है। लेकिन जो शाम में तस्वीरें आई वो एक तस्वीर एकदम बदलती हुई थी और जो हम कह सकते हैं सरकार और पुलिस का एक क्रूर चेहरा जो है वो देखने को मिला कि जो छात्र पिछले भूख हड़ताल पर बैठे हुए 9-10 दिनों से, उनके ऊपर अगर लाठियां बरस रही है, उनको चोट आई और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराध भी माना जा सकता है क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में कहीं कोई बिखराव की स्थिति कहीं नजर नहीं आई थी।
छात्रों की जो कह सकते हैं सब्र का जो सीमा था वो लगातार 6 से 7 घंटों तक पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से झारखंड के जो दिवाकर, इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा जो जो भूख हड़ताल कर रहे थे। देवेंद्र महतो जो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, आज वो 10वां दिन पहुंच चुका है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने खुद अपनी जुबानी बताया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके साथ कोई और आंदोलनकारी भी थे जिनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया है। निश्चित तौर पर सारे जो भी कल कई लोग जो भूख हड़ताल पर थे वो भी वहां पर गए थे, क्योंकि देवेंद्र महतो की तबीयत ज्यादा खराब थी। उनको पानी चढ़ाया गया था, एम्बुलेंस से गया और फिर स्ट्रेचर से ले जाया गया। रुपेश पाल देखिए हमारे साथ है। रुपेश पाल भी 8वें दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हौसला पस्त नहीं हुआ है, लेकिन अब शरीर इनका जवाब दे रहा है। रुपेश जी, किस तरीके से आंदोलन, सरकार ने जो कल कार्रवाई की है, आप लोगों के हौसले क्या टूटे? बिल्कुल नहीं, और हम लोग हौसले मजबूत हुए, क्योंकि हमने आज प्रोटेस्ट का 18वां दिन और भूख हड़ताल का 8वां दिन। कल हम लोग का जिस तरह से भाई लोग वहाँ पर गए हुए थे जनता वगैरह के लिए, वो भी पीसफुल, जिनमें कोई भी जरूरत नहीं हुई। संध्या 7 बजे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वो भी लाइट ऑफ कर सके। ये पुलिस की बर्बरता है, ये सरकार की निर्दयी है। सरकार ये चाहती है कि प्रोटेस्ट को कमजोर करें, और उनका ये सोचा है बिल्कुल ही जस्ट गलत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है उस तरह से और युवाओं लोग में आक्रोश आ चुका है, और झारखंड में कोने कोने पर लड़का पहुंच गए हैं। तो ये देखिए आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक अपडेट ये भी दे दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जहां बंद का ऐलान किया और उसको व्यापक समर्थन मिल रहा है, कुछ उसी तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, चूंकि विधानसभा मार्च का पहले से ही प्लान कर रखा था, तो आज विधानसभा की ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उनका भी मार्च होगा, और सरकार ने उसके लिए भी तैयारियां की है। कुछ इसी तरीके के कल जो बैरिकेटिंग्स लगाए गए थे, उस बैरिकेटिंग्स को फिर से दुरुस्त किया गया और पुलिस बलों की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। तो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन शाम के बाद जो तस्वीरें आई है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। और जो छात्र नेता है, विद्यार्थी है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी हमारे सपोर्ट पे कब आएंगे। जब इस तरह की वो बात करते हैं कि युवाओं के साथ रहे, छात्रों से संवाद करते हैं, तो ये एक मांग अब यहाँ के छात्र समुदाय में लगातार गूंज रहा है। बिल्कुल दिवाकर, इन छात्रों का जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, इसे कमजोर करने के भरसक प्रयास तो भले ही किए जा रहे हों, लेकिन छात्र भी अड़िग हैं। हम देख रहे हैं कि कल जहां पैदल मार्च करते हुए ये छात्र नजर आए, तो आज भी इनका प्रदर्शन और अनशन लगातार जारी है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है, जो कल ये बात कह रहे थे कि यह आर पार की लड़ाई और हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़, सरकार ने कुछ कार्रवाइयां भी की है। सरकार की ओर से करीब 100 जो है लोगों पर FIR दर्ज किया गया, 500 जिनका नामजद नहीं है, वैसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस आंदोलन को लेकर चेहरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह के रास्ते में CCTV कैमरे से भी जो हम कह सकते हैं वो लगाए गए थे, और उसका ड्रोन कैमरे की मदद से वहां पर पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। लेकिन छात्रों ने बहुत ही संयम का परिचय दिया। ये देश के लिए एक मॉडल है कि झारखंड के छात्रों ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 18 दिन से चला रहे हैं, और वो कल जब हम धरना और प्रदर्शन की ओर जो आगे पदयात्रा पर जब ये निकले, तब भी ये आंदोलन उसी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन सामने थोड़ी स्थितियां बिगड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शालीनता का परिचय, संस्कृति का परिचय झारखंड के विद्यार्थियों ने दिया है, और कहीं भी किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, थोड़ा बहुत व्यंग सरकार पर हो रहे थे, और वंदे मातरम और जनगण मन गीत से छात्र गा रहे थे। तो ये एक अद्भुत प्रदर्शन था। और निश्चित तौर पर जो सरकार के साथ जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, हालांकि अभी तक आज कोई पहल नहीं की गई है सरकार इस मुद्दे पर क्या करेगी, वार्ता आगे किस तरीके से बढ़ेगी, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड इन लोगों को लगते हैं कि सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल भी कई लोगों का 8वां दिन चला गया है। तो ऐसे में सरकार को अब संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नजर आती है इन लोगों को। इधर जांच एजेंसियां भी अपना काम करती हुई दिवाकर नजर आ रही है। CID ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ED की एंट्री की यहाँ बात की जा रही है, लेकिन यहाँ छात्र अड़िग हैं कि अगर जांच होगी तो सिर्फ CBI से होगी, और यहाँ BJP भी उनका भरपूर समर्थन कर रही है इस बात को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर CID जांच पर इसलिए इन छात्रों को भरोसा नहीं है क्योंकि पिछले जो रिकॉर्ड किया, कह सकते हैं CID की जो जांच प्रक्रिया झारखंड में रही है, उससे छात्र बहुत खुश नहीं है। इसीलिए जो सीरियल उत्पाद की परीक्षा है उसको लेकर छात्र बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है कि इस मामले की पूरी तरीके से CBI जांच होनी चाहिए। और पिछले 5-6 वर्षों में सरकार इसी पॉइंट पर रेडी नहीं हो रही थी। पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी झारखंड की परीक्षाएं हुई है, प्रतियोगी परीक्षाएं, सब में किसी न किसी तरह की जो कह सकते हैं अवैध गतिविधियों की संलिप्तता पाई गई है। तो ऐसे में उन परीक्षाओं पर तत्काल CBI जांच होनी चाहिए। यही एक मांग है जिस पर डेडलॉक की स्थिति
ज्यादा बन रही है और इस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। हालांकि कल ईडी की एंट्री के बाद जो है अब कई और खुलासे होंगे कि जो TDPL कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है वो किस तरीके से एसीसी के अध्यक्ष के जरिए मिलकर ये काम हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए अब ईडी के एंट्री के बाद, क्योंकि 8 लोगों पर ईडी ने एक तरीके से कह सकते हैं नाम को दर्ज किया FIR में और उसके बाद वो जानकारी लेना शुरू कर रहे हैं, तो अब बहुत कुछ खुलासे होंगे ईडी के एंट्री के बाद। लेकिन छात्र अभी भी जो CBI की मांग है उस पर अड़े हुए हैं और ये आंदोलन अब लगता है कि और भी लंबा खींचेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम अपडेट इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। नया सवेरा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में अब 3 दिन ही शेष हैं। सवाल यही है कि आज दोनों सदन में क्या शांति से कामकाज हो पाएगा। जंतर मंतर पर छात्रों पर दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष क्या आज सदन चलाने में आगे आएगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कल सरकार की ओर से साफ साफ कह दिया गया कि सरकार जंतर मंतर की घटना पर व्यापक चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री पूरी जानकारी संसद को देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से ये सवाल भी उठाया गया कि क्या इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे? सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर। उधर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। गृह मंत्री हर तरह से सदन में चर्चा के लिए तैयार है और उपस्थित भी रहते, लेकिन विपक्ष सिर्फ चर्चा से भाग रहा है। बिल संशोधन बिल जितना भी है पास करा रहे हैं। आज ही राज्यसभा में देखिए कई एक वित्तीय बिल पास हो गया, इसलिए उनको न करने से क्या होगा, वो तो उन अपना जवाबदेही समझे वो लूज कर रहे हैं जनता के दृष्टिकोण से। एक तरफ सरकार तो दूसरी ओर खुद स्पीकर ओम बिरला, दोनों तरफ से सदन को चलाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी दलों के सदन के नेताओं से अपील की। उन्होंने कहा, जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए, इसके लिए सभी मिलकर रास्ता निकालें, गतिरोध तोड़ने के लिए सहमति बनाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय मांगेंगे उतना मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो और सदन की सार्थक और रचनात्मक विचार विमर्श को देश सुने। अब इस दिशा में सभी विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही सुचारू, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित हो, ताकि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि जनता के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। इन मुद्दों की आवाज इसी सदन में उठनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेश, सवाल अभी भी यही बरकरार है, सरकार की बात की जाए, सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात की जाए, सभी का लगातार यही प्रयास है कि सदन संचालित हो, सुचारू रूप से आगे बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन अब सवाल ये कि क्या विपक्ष सहयोग करता हुआ अब नजर आएगा क्या? देखिए संध्या, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में हम सब जो हैं वो संसद में मौजूद हैं और आपने देखा कि 3 हफ्ते लगातार जो है संसद की कार्रवाइयों को विपक्ष ने बुरी तरह से प्रभावित किया और हम कह सकते हैं कि लगभग ये सत्र जो है वॉश आउट हो गया। शोर शराबे के बीच कुछ विधायी कार्यों को कराने की चेष्टा सत्ता पक्ष के द्वारा जरूर की गई, कुछ विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी भी हाथ लगी। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जिस तरीके से सदन के दोनों सदनों के कामकाज को प्रभावित किया है, इसके लिए इस सत्र को याद किया जाएगा। और हमने देखा कि लगातार सत्ता पक्ष अपील करता रहा कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग करे। उन्होंने बातचीत भी करी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से और फिर अन्य जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बातचीत भी की। लेकिन हमने देखा कि विपक्ष के तमाम नेता भले ही बीएससी की बैठकों में रजामंदी की मुहर लगाते हों, लेकिन जब वो संसद के मकरद्वार पर ज्यों ही पहुंचते हैं उनकी आत्मा बदल जाती है और संसद के मकरद्वार पर आकर वो रोज की तरह धरना प्रदर्शन करते हैं। कई दिन हमने ये देखा कि पिछली बार की मूसलाधार बारिश के बीच मकरद्वार पर वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से मकरद्वार पर धरना प्रदर्शन करने के बाद जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर भी शोर शराबा करते हैं, जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित होती है। लेकिन सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीतियों में थोड़ा सा बदलाव किया पिछले हफ्ते और हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने में कामयाबी तो हाथ लगी, लेकिन उस पर जोरदार चर्चा नहीं हो पाई, जोरदार बहस नहीं हो पाई, जिसका मलाल कहीं ना कहीं विपक्षी सांसदों को भी दबे जुबान जरूर है, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि पार्टी की जो एक मर्यादा है उसका वो उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन चर्चा में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन पार्टी का जो फैसला होता है उसको तमाम सांसद मानने का काम करते हैं। अब देखना होगा कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या स्ट्रेटजी होती है। बहरहाल अब से कुछ ही देर बाद संसद भवन के लाइब्रेरी कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत अनेक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे और आखिरी हफ्ते में क्या सत्ता पक्ष की रणनीति होती है उस पर विचार होगी, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये मंगल मिलन बैठक जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के सत्र में सभी हफ्तों में मंगलवार को ये बैठक आयोजित की गई है। कई बार ये बैठक नहीं भी होती है, लेकिन इस बार जो संसद का मॉनसून सत्र है इसमें चारों हफ्ते मंगलवार को 9:30 बजे मंगल मिलन बैठक का आयोजन किया गया है और उसमें समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। राजेश, यहाँ हमने कल सत्ता पक्ष से सुना, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष क्या सुनने के लिए तैयार है, वहां उपस्थित रहने के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्ष जब भी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई शीर्ष नेतृत्व बात करता है, अपनी बात रखता है, वक्तव्य देता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष वहीं से वॉकआउट कर लेता है। तो विपक्ष अगर तैयार है तो यहाँ गृह मंत्री भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सिर्फ शेष 3 दिन बचे हैं, तो गृह मंत्री क्या संसद में आके जो विपक्ष लगातार हमलावर रहा है पूरे मॉनसून सत्र में उसका जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष का ये आरोप था पहले भी कि गृह मंत्री जो हैं वो सदन में आते नहीं हैं। गृह मंत्री सदन में आते हैं और वो अपने चेंबर में बैठते हैं, लेकिन सदन चूंकि ऑर्डर में नहीं होता है लिहाजा वो सदन के भीतर नहीं जाते हैं। ये सत्ता पक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सदन में आप चर्चा कराओ, जवाब देने के लिए गृह मंत्री स्वयं उपस्थित होंगे। छात्रों के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि छात्रों के मसले पर जिस तरह की भी घटनाएं देश भर में हुई हैं उसको लेकर सरकार चर्चा कराने को तैयार है। कल भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि हम
चर्चा कराने को तैयार हैं और आप चर्चा में भाग लें, फिर गृह मंत्री अगर जवाब देने नहीं आएंगे तब आप कह सकते हैं। तो सरकार ने अब गेंद विपक्ष के पाले में कर दिया है और निश्चित तौर पर सरकार के विंडो ओपन है। सरकार ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा है और कई बार सत्र को बढ़ाने की जो खबरें आती रहीं उस दौरान भी विपक्ष के साथ रजामंदी करने की खबरें लगातार आती रहीं, लेकिन विपक्ष चूंकि इस सत्र को जब चलने नहीं दे रहा तो भला वो सत्र को बढ़ाने के लिए कहां से रजामंद हो जाएगा। यह सवाल एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आज क्या मकर द्वार पर वो फिर अपनी नई रणनीति में बदलाव करते हैं विपक्ष के लोग या फिर वही शोर शराबा हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। राजेश, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से बॉल जो है वो विपक्ष के पाले में जरूर डाल दी गई हो, लेकिन विपक्ष भी तो लगातार मुद्दे भटक रहा है मुद्दों से। कभी कोई विषय लेकर के सदन में हंगामा किया जाता है तो कभी कोई दूसरा विषय लेकर के हंगामा किया जाता है। तो ये जो भटकाव की राजनीति है, क्या विपक्ष का यही एजेंडा है क्या? देखिए संध्या, आपने बिल्कुल मौजूद सवाल पूछा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ था और जब इस्तीफा करने से पहले चर्चा कराने की बात सदन में आई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में साफ तौर पर कहा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हम कभी भी मांग लेंगे, लेकिन जो छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर देश जानना और सुनना चाहता है, लिहाजा सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो और यही बात कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद है, पहले ये दोनों अपने मतभेद को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो मुझे जैसा लगता है कि चाहे अयोध्या चढ़ावा चोरी का मसला हो, छात्रों का आंदोलन हो, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुद्दों को लपकने की होड़ है। बिल्कुल, मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ भटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो इससे राजेश उत्पादकता है वो बहुत कम हुई है। संसद के मॉनसून सत्र में बीते सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या जो बिल थे वो बिना चर्चा के पारित हो गए। ऐसे में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष ने उसको मिस किया। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सावन महीने की शिवरात्रि है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा और फूल अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए सावन की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और संकल्प का भी प्रतीक है। कंधे पे कांवड़, जुबां पर भोलेनाथ का नाम और कदमों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। सावन शिवरात्रि का यह पर्व एक बार फिर यही संदेश देता है कि भगवान शिव की भक्ति में उम्र, दूरी और कठिनाइयां मायने नहीं रखती। आस्था के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है और हर कांवड़िया एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रमुख मार्गों की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है। कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। सावन की शिवरात्रि पर आज देश भर की पवित्र नदियों में लोग स्नान भी कर रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन स्नान का अलग ही महत्व होता है। जो और स्नान को करता है उसको पुण्य लाभ मिलता है। तो इस समय हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, अलग अलग राज्यों से। दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारे साथ सुवेश, वहीं हरिकेश जुड़ रहे हैं वाराणसी से। सबसे पहले हरिकेश के पास चलते हैं। हरिकेश, हर हर महादेव सबसे पहले आपको। और आज सावन शिवरात्रि है, कांवड़ियों में अलग ही उत्साह आज नजर आता है। अगर वहां की बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो आज भक्तों का कैसे जमावड़ा लगा हुआ है वहां पर? मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी महिलाओं की भीड़ ज्यादा है। कोई भी आलू भी ये लोग तत्काल में लग गए थे कम से कम 2-2 ढाई घंटे पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा पूरा ये है उनको। और यहाँ पर जो काशी में
जो मान्यता है वो यह है कि सावन के इसी महीने में जब समुद्र मंथन किया गया था तो बाबा ने हलाहल पी लिया था विश्व की कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए। और आज शिवरात्रि का खास महत्ता जो यहाँ बताई जाती है वो ये है कि बाबा जब जल पीने के बाद व्याकुल हुए तो देवताओं ने अर्चन किया, नमन किया और आज के दिन शिवरात्रि के दिन से जलाभिषेक करना शुरू किया उनके ऊपर कि उनको थोड़ी शांति मिले। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हो वही भक्त हैं, कांवड़िए हैं, खासतौर से महिलाएं हैं जो आज इस कतार में लगे हुए हैं। अपने बिल्कुल हरिकेश, भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और हर कोई बाबा के दर्शन कर कर, मान्यता की बात हो या फिर पौराणिक महत्व की बात हो, हर भक्त पहुंच रहा है मंदिरों में। हमारे साथ डॉक्टर सुयश भी जुड़ी हुई हैं राजधानी दिल्ली से, गौरी शंकर मंदिर से। आइए उन्हीं का रुख करते हैं। सुयश, किस तरह का नजारा आज आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगी और वहां पर अगर भक्तों की बात की जाए तो किस तरह से उत्साहित होकर के बाबा के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं भक्त? जी संध्या, बम बम भोले आप मेरे पीछे देख सकती हैं। सबसे पहले आपको गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। आप देखिए जिस तरीके से माता गौरी और भगवान शिव के अद्भुत आपको दर्शन हो रहे होंगे। और उसके साथ ही आप देखिए, आपने उत्साह की बात की क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और यहाँ कांवड़ों का जो यात्री है उनका बेहद उत्साह अलग से देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे गूंज देख रहे हैं, हाथ में यहाँ आप श्रद्धालुओं को देखिए जल का लोटा लेकर के, हाथ में दूध, दही, चरणामृत साथ में प्रभु का प्राप्त करेंगे। और उसके साथ में आप देखिए दूब है, घास है, बेलपत्र है, कमल का फूल है, तमाम ऐसी चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न होती हैं उनको चढ़ा रहे हैं। और कहते भी है ना कि आस्था आपकी है और भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने, हरकेश जी ने बताया कि आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि है। यहाँ भगवान शिव ने जो विष पिया था उसको शांत करने के लिए, उसके ताप को शांत करने के लिए ये तमाम श्रद्धालु उन पे जल अर्पित करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर। कैसा लग रहा है दर्शन करके आज शिवरात्रि? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कितनी देर से लाइन में लगे थे? अभी आया कुछ टाइम पहले। देखिए एक अलग उत्साह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हमने कई बच्चों से भी बात की, लोग हरिद्वार से आ रहे हैं, यहाँ ब्रज घाट है वहां से आ रहे हैं, उन पवित्र स्थानों से जल लेकर के अपने स्थानीय शिवालय में अर्पित कर रहे हैं भगवान शिव को। तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा आपको यहाँ मंदिर के प्रांगण में दिखाई दे रही है। आप देखिए जैसे ही कांवड़िया आते हैं श्रद्धालु साइड से हो जाते हैं, उनको स्थान देते हैं क्योंकि जिस उत्साह के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने कांवड़ उठाई है वो अलग ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और श्रद्धालुओं का उत्साह की आपने बात की तो देखते हैं आप पीछे आपको मेरा दिखाई दे रहा होगा कि पूरा मंदिर, पूरा शिवालय गूंज रहा है और हर महादेव के जयकारों से, हर महादेव की गूंज से। और कहते भी है कि आज के दिन यानी भगवान शिव और माता गौरी के अगर दर्शन कर लिए जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप अलग तरीके से देख सकते हैं। देखिए कोई अलग वेशभूषा में, और इन्हें तो कहते भी है कि भगवान शिव के गढ़ हैं, उसी स्वरूप में आ रहे हैं और जिस स्वरूप में होते हैं भगवान शिव उसी स्वरूप में उनको अपना लेते हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। सावन का आज का दिन बेहद खास है। पूरा माहौल इस समय भक्ति में हुआ है। सावन की शिवरात्रि है, ऐसे में भक्त शिवालय जाके वहाँ भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हरिकेश और सुयश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है
समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों को जानने का हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। आइए रुक करते हैं पहली खबर का। आपको बता दें ये खबर है आस्था से जुड़ी हुई, जहां परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जेनजी कावड़िए। जी हां, बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो दूर दूर से कावड़ लेकर के बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए निकले हैं। और ये खबर बता रही है कि तेज बारिश के बीच भी हर हर महादेव के जयकारे और भक्ति गीतों पर थिरकते हुए ये जेनजी आगे बढ़ते हैं। कोई पहली बार तो कोई ऐसे भी हैं जो कई साल से कावड़ लेकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दैनिक जागरण में प्रकाशित की गई। आपको बता दें कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार गूंजेगा वंदे मातरम। रक्षा मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है और बयान जारी करके कहा है कि ये स्थायी विरासत को नमन करेगा और समारोह की शुरुआत में गाया जाएगा वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत, और प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद करेंगे ध्वजारोहण। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि ये एक अच्छी खबर के कॉलम के साथ प्रकाशित की गई है। समुद्र तल से 2200 मीटर ऊंचाई में दिखा है रॉयल बंगाल टाइगर। 4 दिन पूर्व एक सैलानी ने वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर इसे साझा भी किया है। तो आपको बताएं कि बिनसर अभ्यारण्य में ये टाइगर मिला है। इसकी दस्तक देखने को मिली है। अल्मोड़ा तराई के जंगलों का राजा बंगाल टाइगर समुद्र तल से कई मीटर यानी कि 2200 मीटर की ऊंचाई में स्थित अल्मोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिला है। तो आज के अखबारों से थी ये कुछ दिलचस्प और प्रमुख खबरें। आइए अब आगे बढ़ते और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और हॉर्मुज को फिर से खोलने को लेकर समझौते की उम्मीदों को अब झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से उन लोगों की मौत के लिए मुआवजा देने की मांग कर डाली है जिनकी मौत का उन्होंने युद्धों, हमलों और प्रदर्शनों में ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने ईरान की शांति समझौते की शर्तों के जवाब में अपनी मांगे रखी हैं। तो शर्त के बदले यहाँ शर्त नजर आ रही है। अगर ईरान ने शर्त रखी है तो ट्रंप भी यहाँ शर्त रखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को युद्धों, हमलों और विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा देना चाहिए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यह भी कहा कि अगर नुकसान का मुआवजा दिया जाना है तो मुझे लगता है कि ईरान को वो मुआवजा देना चाहिए। हम उनसे उस नुकसान के लिए पैसे मांगेंगे जो उन्होंने पिछले 50 सालों में किया है। इस भुगतान में इलाके में मारे गए आम प्रदर्शनकारियों और अमेरिकी सैनिकों दोनों की मौत का मुआवजा शामिल होगा। तो ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है। जब ईरान ने अपनी शर्तें रखी तो ट्रंप ने भी यहाँ मुआवजे की बात कही है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक दिन एक उत्सव हमारी इस विशेष सीरीज की ओर आपको लेकर के चलते हैं। सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की नगरी जैसे पूरी तरह शिव में हो उठती है। गंगा से उठाया जल, कांवड़ में सजा विश्वास और हर कदम पर गूंजता हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि काशी में केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि भक्ति, तप और समर्पण की जीवंत परंपरा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसी महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। काशी में इस दिन बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। गंगा से जल लेकर भक्त उसे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करते हैं। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प से होने वाला अभिषेक शिव भक्ति की उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें आस्था के साथ संयम और साधना भी जुड़ी है। सावन शिवरात्रि पर उपवास और रात्रि जागरण की परंपरा है। रात के 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। काशी में यह आध्यात्मिक अनुभव और भी गहरा हो जाता है। एक ओर गंगा के घाट, दूसरी ओर मंदिरों में गूंजते मंत्र और घंटियां और बीच में महादेव के नाम का जाप करते शिव भक्त। मान्यता है कि शिव आराधना मनुष्य को आत्म संयम, शांति और आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। काशी की शिव भक्ति की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ महादेव केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं, लोक जीवन में रचे बसे हैं। सावन में कांवड़ यात्रा, गंगा स्नान और जलाभिषेक की परंपरा इसी भाव को आगे बढ़ाती है।
दूर दराज से आए श्रद्धालु काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ को गंगा जल अर्पित करते हैं और अपनी कामनाओं के साथ महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। सावन की शिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शिव की आराधना केवल अनुष्ठान नहीं, अपने भीतर के अहंकार, अशांति और नकारात्मकता को शांत करने की साधना भी है। काशी में जब लाखों कंठों से एक साथ हर हर महादेव गूंजता है तो लगता है जैसे पूरी नगरी स्वयं महादेव की आराधना में लीन हो गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस साल वंदे मातरम के 150 साल होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी खास हो गया है। आइए देखते हैं हमारा ये खास सेगमेंट, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। जिस तिरंगे को आज हम राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराते हैं, उसके गढ़ने और बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में सर्वसम्मति से तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जिस झंडे के नीचे आज हम अपने आजाद भारत को देखते हैं और जिसको हम स्वतंत्र भारत के ऊपर लहराते हैं, वह मात्र 3 रंगों के कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है, जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है। दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके लिए संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में यह तय किया कि झंडा ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि झंडा को दोनों तरफ से देखने पर चरखा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि यह निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप की शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। काफी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आधे मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 14-15 अगस्त की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को फहराया गया। अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। अफगानिस्तान ने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को 3 विकेट से जीतकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। अब कैरेबियाई टीम को क्वालिफायर के जरिए वनडे विश्व कप में जगह हासिल करनी होगी।
फीबा अंडर 18 एशिया कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप 13 अगस्त से अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 16 एशियाई देशों की टीमें महाद्वीपीय खिताब के लिए मैदान में उतरेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वो इस सफलता की लय को बनाए रखें। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीतकर ग्रैंड शतरंज टूर की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा की नजरें अब सिंकफील्ड कप पर हैं, जहां शानदार प्रदर्शन उन्हें इस साल के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में पहुंचा सकता है। मोहन बागान की जीत के नायक साहिल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमाई। इस जीत के साथ मोहन बागान ने ग्रुप ए में 9 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। आइए अब आपके पर्सनल फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बात करते हैं मनी मंत्र की और आज जानेंगे कि क्या है होम इक्विटी लोन और ये होम लोन से कैसे अलग है। तो होम इक्विटी लोन क्या है, ये ग्राफिक के जरिए भी समझे। घर की इक्विटी पर आप किस तरह से लोन ले सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं। होम लोन से कैसे ये अलग होता है इक्विटी लोन। घर गिरवी मालिक आप होते हैं, तो इसके साथ साथ बड़ी रकम का विकल्प भी यहाँ पर आपके लिए खुल जाता है। कई ज़रूरतों में उपयोग आसान हो जाता है और आपको बता दें कि बड़ी रकम का विकल्प होता है और कई ज़रूरतों में यह खासकर बड़ा उपयोगी साबित होता है। साथ ही आपको बताएं इसकी और खासियत अगर होम इक्विटी लोन की, तो आसान किश्तों में भुगतान इसका किया जा सकता है। तो आसान किश्तों में EMI पर आप इसका भुगतान कर सकते हैं इस होम इक्विटी लोन का, और लंबी अवधि का लोन इसमें आपको मिल जाता है। तो होम इक्विटी लोन के क्या है फायदे और कैसे आप इसका ख्याल रख सकते हैं, वो ये कि होम इक्विटी लोन वर्सेस अगर होम लोन के अंतर की बात करें तो आपको बता रहे हैं कि किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है होम इक्विटी लोन, जबकि होम लोन सिर्फ घर खरीदने के लिए होता है। और इसके अलावा ब्याज दर अधिकतर फिक्स होती है होम इक्विटी लोन के लिए, लेकिन होम लोन की बात करें तो फिक्स या फिर फ्लोटिंग हो सकती है, यानी कि आपके विकल्प बढ़ जाते हैं। होम इक्विटी लोन में अवधि अपेक्षाकृत कम होती है और लंबी अवधि के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। दोनों के फर्क को आपके साथ हम कर रहे हैं साझा। नया सवेरा में आप देख लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जरिए।
और नया सवेरा में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खूबसूरत झलकियां दिखाएंगे। और ये खूबसूरत झलकियां आ रही हैं ब्रिस्टल इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा की। आपको ये झलकियां दिखा रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा रंग बिरंगे हॉट एयर बलून उड़ाए जाते हैं और ये फेस्टिवल 1979 से चल रहा है। आप भी उठाइए इन दिलकश नजारों का लुत्फ। इसी के साथ आपका मंगलवार मंगलमय हो। मुझे संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।